नमस्कार सभी को, विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे गैसीय नियम, और गैसीय नियम की पहली क्लास हो गई थी। ठीक है, आज दूसरी क्लास होगी और इस दूसरी क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ नियम हमने पढ़े थे, उसी के आगे हम नियम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने बायल का नियम पढ़ा था, बायल का नियम पूरा डिटेल में पढ़ा था, चार्ल्स का नियम पढ़ा था और गैलुसाक का नियम पढ़ा था, गैलुसाक या दाब का नियम पढ़ा था। तो 3 नियम फिनिश हो गए थे, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट से बिल्कुल पढ़िएगा सभी लोग जो पढ़ाया जा रहा है। चलो, हेडिंग डालो गैस समीकरण, गैस इक्वेशन। तो एक समीकरण है जिसका नाम है गैस समीकरण। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, गैस समीकरण क्या होता है, गैस इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन, ठीक है। देखिए, हमने बायल का नियम पढ़ा था, चार्ल्स का नियम पढ़ा था। तो बायल का नियम और चार्ल्स का नियम दोनों को मिला दो, उनको मिलाने से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे गैस समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल में आप ये बात समझो कि गैस समीकरण क्या है। तो बायल का नियम, बायल का नियम, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। अब बताइए, बायल का नियम क्या होता है। तो आपने पढ़ा कि बायल का नियम V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, समीकरण 1 मान लो इसको। चार्ल्स का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इन दोनों समीकरणों को मिक्स कर दो, चार्ल्स की इक्वेशन एंड बायल्स की इक्वेशन मिक्स कर दो। अब देखो, दो समीकरणों को हम मिक्स कैसे करते हैं, मिक्स करने का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, दोनों इधर देखते हैं तो V कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे ले लेते हैं, जो निशान लगा है प्रोपोर्शनल उसे लगा देते हैं। इधर कॉमन नहीं है तो गुणा कर दो, 1/p गुणे टी, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, T/p हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइंटिस्ट लोग जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो अपने अनुसार कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आते हैं। तो यहां पर ये भाई साहब क्या कांस्टेंट लेकर आते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं, एक मिनट, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो कांस्टेंट लेके आते हैं। v इज इक्वल टू कांस्टेंट के रूप में r आता है, तो हो जाता है RT/P। तो हमारा समीकरण बन जाता है PV बराबर RT। तो जो PV बराबर RT है यही है गैस समीकरण। तो PV इज इक्वल टू RT कैसे प्राप्त हुआ, बायल और चार्ल्स दोनों के समीकरणों को मिला दिया तो प्राप्त हो गया गैस समीकरण। ठीक है, अब ध्यान दो, आगे इसमें हम क्या समझने वाले हैं। एक तो ये हो गया गैस समीकरण। अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए या गिवन हो गैस के मोल, भाई अभी हम पढ़ेंगे आगे मोल के बारे में। तो माना कोई गैस है, उस गैस के कितने मोल हैं, n मोल हैं। तो अगर कोई गैस है, उस गैस के n मोल हो तो यह समीकरण हो जाता है PV इज इक्वल टू nRT। अभी मोल के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब हमने ऐसी गैस ली है, PV इज इक्वल टू RT लिखा है, इसका मतलब गैस का 1 मोल हमने कंसीडर किया है। लेकिन 2 मोल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अगर गैस का n मोल ले लिया जाए तो गैस समीकरण हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT, nRT मतलब। ठीक है, तो ये भाई साहब हो गया आपका गैस समीकरण। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे ध्यान दो, ठीक है। चलिए, एक चीज ध्यान दो, इसी जगह हम पढ़ लेते हैं मोल के बारे में, मोल कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालो मोल कंसेप्ट। मोल क्या है, तो मोल का कंसेप्ट जान लेते हैं कि मोल क्या होता है। देखिए, आसान पढ़ने से कोई फायदा नहीं जब तक हम पूरी डिटेल में नहीं जानेंगे
कि एग्जाम में कितना पूछा जाता है, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरा आजकल ऊपर ऊपर नहीं आते हैं, उस तह तक आपको जाना पड़ेगा जहां तक एग्जाम के क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग हैं बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में केमिस्ट्री खत्म, तो वहां तक काम खत्म, आपका भी काम खत्म। ठीक है, आप भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे चीजों को। अब देखो मोल क्या होता है, मोल को समझने का प्रयास करो। तो पहला शब्द बनता है मोल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल बराबर भार बटे अणुभार, हिंदी में लिख लेंगे भार बटे अणुभार। अच्छा, अणुभार आपको पढ़ाया है केमिस्ट्री में बेसिक में। भार का मतलब गैस का द्रव्यमान है यहां पर, तो गैस का द्रव्यमान और बटे उसका अणुभार कितना है, इस वैल्यू को डिवाइड कर दो तो एक शब्द बन के आ जाता है मोल। ठीक है, जैसे मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन बराबर भार को डब्ल्यू से, अणुभार को कैपिटल एम से, तो सूत्र बन जाता है एन बराबर डब्ल्यू बटे। ठीक, इसको जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि एक गैस है मेरे पास, नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस है, इस गैस का जो द्रव्यमान है वो मान लो 28 ग्राम है। कितना है, 28 ग्राम। ये ग्राम में लिया जाएगा मात्रक हमेशा, ठीक है, ग्राम में यूज करेंगे हम, मतलब ऐसा मात्रक यूज करेंगे कि दोनों का मात्रक सेम हो, क्योंकि मोल एक संख्या होती है, मोल एक नंबर है, इसकी यूनिट कुछ नहीं होगी। तो 28 ग्राम गैस नाइट्रोजन है, इसका द्रव्यमान है या इसका भार है, तो इसका मोल कितना होगा, मोल बराबर क्या होता है भार, भार कितना 28, भार बटे अणुभार, और अणुभार भी कितना होता है नाइट्रोजन का 28, क्योंकि n बराबर 14, अणुभार कैसे निकालते हैं, परमाणु भार से, एटॉमिक वेट 14 और 14 गुणे 2 करेंगे, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, तो कितना हो जाएगा 28, 28 से 28 कट जाएगा, तो बताइए मोल कितना आ गया 1, यस या नो। तो अगर हमने कहा नाइट्रोजन का 1 मोल है, इसका मतलब नाइट्रोजन की मात्रा 28 ग्राम है, यस या नो, यही तो मतलब हुआ। अगर हमने कहा ये मेरे हाथ में नाइट्रोजन गैस है, इसका 1 मोल है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का अमाउंट 28 ग्राम है, कंफर्म। या एक और एग्जांपल देखो, मोल क्या बता रहा है। जैसे मान लो हमने एक गैस लिया भाई मेरे, हमने एक गैस लिया CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमने कहा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके 2 मोल हैं। कितने मोल हैं, 2 मोल। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका 2 मोल है, या 1 मोल ले लो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 1 मोल क्या बता रहा है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, तो मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, मोल 1 है, भार पता नहीं लेकिन अणुभार निकाल सकते हो। कार्बन का 12 लेंगे, एक ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 16 32, और 32 12 कितना हो जाएगा 44, तो अणुभार हो गया 44, तो W बराबर कितना आ जाएगा 44 ग्राम। यानी यहां से यह सिद्ध होता है कि अगर CO2 44 ग्राम है तो 1 मोल है, अगर 1 मोल बोल रहे हैं तो मतलब उसकी मात्रा 44 ग्राम। अगर हम मान लो मोल कह दें 2 है, CO2 के 2 मोल हैं, तो इसका मतलब CO2 की जो मात्रा है वो 48 हो जाएगी। फिर कितनी हो जाएगी 44 गुणे 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 88 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88 ग्राम। तो ये मोल का मतलब हुआ। ठीक, अब देखो मोल का एक मतलब तो ये होता है, मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मोल का एक फॉर्मूला और है, मोल n बराबर आयतन बटे 22.4 लीटर में, ये होता है। अगर मान लो किसी गैस का आपको आयतन पता है, वॉल्यूम पता है कि यह गैस इतने आयतन में है, तो इस गैस का कितना मोल होगा, तो मोल बराबर आयतन बटे 22.4 लीटर।
तो इससे भी आपका निकल आएगा मोल की संख्या। ठीक है, गैस का कितना मोल होगा, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बात को समझे हम। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मोल है हमारे पास, मोल को अगर हम आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दें तो ये बन जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीजें बताया आपको, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कंसेप्ट समझिए आप। ये मोल है और ये है आवोगाद्रो संख्या। अभी जानेंगे आवोगाद्रो संख्या क्या है। आवोगाद्रो संख्या, और ये अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या। एक चीज ध्यान दो, आवोगाद्रो संख्या का मान पूछा जाता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, ये आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। नोट करें सभी लोग। ठीक है, क्या सभी ने नोट कर लिया है? जल्दी से फास्ट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लो। चलिए, एक बात ध्यान दो, यहां पर ये बात समझ चुके हैं हम। जैसे कोई गैस है आपके पास, कोई गैस, अगर आप किसी गैस को बर्तन में बंद कर दोगे तो गैस के छोटे छोटे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी। अब मान लीजिए गैस के मोल पता हो गए आपको, तो एक संख्या साइंटिस्टों ने बताई जिसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। तो मोल को अगर आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो तो पता चल जाएगा कि उस गैस में छोटे छोटे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उस गैस में छोटे छोटे अणु कितने हैं। बात समझ में आया? और आवोगाद्रो संख्या का मान कितना बताया, ये वैल्यू याद रखिएगा। चलिए, अगर इस सूत्र को हम और अच्छे से देखें तो हम कह सकते हैं मोल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वही सूत्र देखो, n गुणे Na बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। इस सूत्र को बोल देंगे हम नंबर ऑफ मोल की संख्या। तो एक फॉर्मूला बन गया, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। अब ध्यान दो जरा, इस बात को समझने का प्रयास करो। अगर मुझे किसी गैस के अणुओं की संख्या पता हो, बहुत सारे अणु होते हैं, उसको आवोगाद्रो संख्या से भाग कर दो तो पता चल जाएगा उस गैस के कितने मोल हैं। अगर मोल पता चल जाएगा तो उस गैस का द्रव्यमान पता चल जाएगा। सब एक दूसरे से लिंक है, बात को समझिएगा, कहानी बिल्कुल सेट हो रही है। बस एक एक स्टेप टू स्टेप आपको अच्छे से, क्या हुआ, अच्छे से एक एक स्टेप आपको समझना है। अच्छे से एक एक स्टेप आपको समझना है, राइट। अब देखो भाई, एक शर्त यहां पर हम लेते हैं। मान लीजिए 1 मोल हमने ले लिया, मोल कितना ले लिया, 1। ओ भाई मेरे, अगर मोल 1 ले लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, आवोगाद्रो संख्या। ये आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर आवोगाद्रो संख्या। यहां पर 1 रख दो तो बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी गैस का आप 1 मोल लेते हो तो 1 मोल में कितने सारे अणु होंगे, कितने सारे अणु होंगे, और वही अणुओं की संख्या इज इक्वल टू आवोगाद्रो संख्या। और 1 मोल में अणुओं की संख्या काउंट करी गई तो यह संख्या आती है 6.023 गुणे 10 की पावर 23। इतने अणु आते हैं।
तो इसका मतलब क्या है, एक मोल में इतने अणु होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसी को बोल देते हैं नया नाम आवोगाद्रो संख्या, एवोगेड्रो नंबर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बेहतरीन तरीके से आपको समझाया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, गैस समीकरण देखा। गैस समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। गैस समीकरण किससे बनता है, बायल का नियम और चार्ल्स का नियम मिला दो तो गैस समीकरण बन जाता है। दोनों नियमों को मिक्स कर दो तो गैस समीकरण बन जाता है। उसके बाद गैस समीकरण में एक शब्द आया मोल। मोल बराबर भार बटे अणुभार, यानी मोल क्या बताता है कि कोई गैस है तो उसकी मात्रा कितनी है, गैस का द्रव्यमान कितना है। और अगर मोल पता हो जाएगा तो मोल को आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो जाते हैं। या आप ऐसे कह दो, किसी गैस में अणुओं की संख्या देख लो और अगर गैस का 1 मोल हो तो जितने अणु आएंगे, जितने अणुओं की संख्या आएगी उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। चलिए नोट समझ में आ गया सभी को? 1 मिनट। हाँ चलिए, ओके सही है, डन। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। खैर वो चीज आपको हमने बता दी थी, ठीक है। आवोगाद्रो संख्या, मोल कंसेप्ट, गैस समीकरण, ये बात डन हो गई है। आगे देखो, अभी हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, परेशान ना हो, क्वेश्चन भी करेंगे। गैस समीकरण हो गया। अब हेडिंग डालो, हेडिंग क्या डालोगे आप? हाँ, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन के आंशिक, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। इस नियम को समझने का प्रयास करिएगा। स्टेटमेंट पूछा जाता है परीक्षा में कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या है। एक साइंटिस्ट है डाल्टन साहब ने क्या बताया है? डाल्टन साहब ने पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ बताया है जिसे डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, ध्यान दो। इन्होंने क्या कहा भाई मेरे, इन्होंने कहा कि अगर कोई हम एक बर्तन ले लेते हैं, सपोज ये कंटेनर है, ठीक। इस बर्तन में, इस कंटेनर में मान लो हमने कई सारी गैसें भर दी। एक गैस हमने भर दी हाइड्रोजन गैस, एक गैस भर दी हमने नाइट्रोजन गैस, एक गैस भर दी हमने मान लो हीलियम गैस। इस तरह से 3 गैसें भरो, 4 भरो, कितनी भी गैसें भरो, लेकिन गैसें ऐसी भरो कि ये आपस में रिएक्शन ना करें, नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से अभिक्रिया ना करें, ठीक है। ठीक है, एक बर्तन है, इस बर्तन में एक गैस, दूसरी गैस, तीसरी गैस, ये गैसें क्या कर रही हैं, नॉट रिएक्ट। पहली चीज, रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, नॉट रिएक्ट। जब ये रिएक्शन नहीं करती हैं तो क्या होता है, और ये गैसें जो रिएक्शन नहीं कर रही हैं, इनकी शर्त क्या है, ये मिक्सचर बन गई हैं। क्या बन गई हैं, या ऐसे समझ लो आप, मिक्सचर छोड़ो, एक बर्तन में बंद कर दिया गया है, तो इस बर्तन का टोटल प्रेशर ऑफ बर्तन, टी माने टोटल प्रेशर इन गैसों के अलग अलग पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस, ठीक। यही स्टेटमेंट है। तो आप क्या बोलेंगे, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है? देखो, जैसे मैं थ्योरी नहीं लिखाता हूं, कभी कभी पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं, तो आपका काम क्या है, थ्योरी आप लिखो। देखो, पढ़ने में होता क्या है, जैसे कोई चीज हम समझ लेते हैं और समझने के बाद जब उसकी थ्योरी हम अपने मन से लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होता है, वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और याद भी रहता है। तो ऐसा आप करेंगे। तो आप क्या बताएंगे, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है? जब कई गैसें एक बर्तन में बंद कर दी जाती हैं और कंडीशन क्या है, ये गैसें आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए,
तो इस बर्तन का यानी इस कंटेनर का टोटल प्रेशर, इस बर्तन का कुल दाब यानी कुल दाब बराबर, जाहिर सी बात है, कुल दाब इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस का प्रेशर पार्शियल, नाइट्रोजन का और हीलियम का, सभी का प्रेशर जोड़ दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। सभी के आंशिक दाबों का सम इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर। यस, बस इतना ही आपके एग्जाम में पर्याप्त है, क्योंकि वनडे एग्जाम की साइंस में, एनडीए की साइंस में इससे आगे नहीं आएगा। आईआईटी नीट जैसे एग्जाम जब हम देते हैं तो इससे और भी सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत डिटेल में प्रश्न आते हैं, बट उतना नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए खैर, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। डाल्टन का नियम समाप्त हो गया। आज हम इस क्लास को समाप्त कर देंगे, मतलब ये आपका क्लास फिनिश हो जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्लास में, ठीक है, नोट हो गया सभी का। चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। तो डाल्टन का हो गया, अगली हेडिंग डालो आओगाद्रो नियम, एवो एवोगैड्रो एवोगैड्रो ला, आओगाद्रो नियम। तो ध्यान दो भैया, आओगाद्रो नियम क्या है, ओके। तो भाई मेरे आओगाद्रो नियम क्या है, एवोगैड्रो ला क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट ला है आओगाद्रो का नियम। इन्होंने क्या कहा, अगर हम टेम्परेचर को एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखें, देखो जो बातें लिखी जा रही हैं सब लिखना है, और नोट्स आपके ऐसे ही बनने चाहिए, ठीक है। अब आप 11th-12th के स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, नोट्स आपके छोटे होने चाहिए, या कंपटीशन में तो और छोटे बनाए जाते हैं, ठीक है। वैसे 11th-12th में तो लिखना रहता है, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं छोटे ही नोट्स बनाते हैं, शब्द अपने मतलब पूरी थ्योरी अपने हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ना ऐसे ही चाहिए। यदि टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। मान लीजिए आप, ये हमने कोई कंटेनर लिया, ठीक, बर्तन लिया, इस बर्तन में हमने क्या करा, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया गैस का, ये गैस भर दिया, प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ठीक है। तो होगा क्या, समान ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में, आयतन भी इसका फिक्स है, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, समान ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में, यानी इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस के समान आयतन में, गैस का समान आयतन लीजिए, और गैस का जब समान आयतन होगा तो उसमें मोलों की संख्या भी समान होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गैस का आयतन होगा वो मोलों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बेसिकली यही नियम है। तो आप पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, समान ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो आएगा आवोगाद्रो संख्या आ जाती है N, ठीक है, यह वैल्यू प्राप्त हो जाती है। आवोगाद्रो संख्या का मान आप जानते ही हैं, बस स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल इस पे बनता नहीं ज्यादा, तो आप सीधे सीधे स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, यही आवोगाद्रो का नियम है। Na की वैल्यू पहले ही हम आपको बता चुके हैं, आवोगाद्रो संख्या का मान, ठीक है। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ा, बायल का नियम पढ़ा, चार्ल्स का नियम पढ़ा, और दाब का नियम या गेलुसाक का नियम पढ़ा, गैस समीकरण, डाल्टन का नियम, एवोगैद्रो का नियम। अब एक नियम बाकी है आपका, ग्राहम का विसरण नियम। तो हेडिंग डालें, हेडिंग डालो ग्राहम का ग्राहम का विसरण नियम।
ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। तो ग्राहम ने एक नियम दिया है, ग्राहम का विसरण नियम, ठीक है। तो जरा इनके नियम को हम समझने का प्रयास करते हैं। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, गैस का डिफ्यूज होना। ग्राहम ने बताया कि कोई गैस कैसे डिफ्यूज होती है, ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ, ठीक। जैसे ये क्या बताना चाहते हैं, जैसे मान लो ये रूम है, ओके। इस रूम में कोई गैस छोड़ दी गई है, स्प्रिंट की बोतल ऑन कर दिया, गैस ऑन कर दी गई है, जाहिर सी बात है रूम में गैस ऑन हो गई है, गैस रिलीज कर दी गई है। तो जब कोई गैस रिलीज कर दी जाएगी तो जाहिर सी बात है वो गैस तेजी से फैलेगी, उस गैस का डिफ्यूजन होगा, तो गैस विसरित होगी। तो कितना विसरित होगी, कितने टाइम में कितना विसरित होगी, किस हिसाब से विसरित होगी, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने अपने नियम से जो प्रूफ किया है वो क्या बताने का प्रयास किया है, जाहिर सी बात है नियम ऐसे हवा में बन नहीं जाते, नियमों को प्रूफ करना पड़ता है। तो इन्होंने बताया अगर कोई गैस को हम लेते हैं स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, ध्यान दे ये कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट, दोनों चीजें कांस्टेंट करनी पड़ेगी। तो अगर ये शर्त हम अप्लाई करते हैं तो इन्होंने बताया किसी गैस के विसरण की दर इस तरह से डिपेंड करेगी, या ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको 1/√D। यस, ऐसे ऐसे। हां, आर क्या है, गैस के विसरण की दर, विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर। विसरण की दर का मतलब क्या होता है, विसरण का मतलब होता है गैस डिफ्यूज हो रही, विसरित हो रही है। दर का मतलब कितने टाइम में कितना डिफ्यूज हो रही, कितना विसरित हो रही है, यह भी विसरण की दर है। कितने टाइम में, रेट का मतलब होता है टाइम, विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, कितना टाइम में कितना डिफ्यूज हो गई। यम क्या है, गैस का, ये भाई गैस का अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट है, जो कि आपको बता चुके हैं, गैस का अणुभार। और ये गैस का क्या है, घनत्व, डेंसिटी है। चाहे घनत्व ले लो और चाहे अणुभार ले लो, एक ही बात है, क्योंकि घनत्व और अणुभार में संबंध होता है। अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी है ये बेसिकली, क्या है, वाष्प घनत्व। तो चाहे वाष्प घनत्व ले लो तो है अणुभार ले लो, दोनों पे काम हो जाएगा। तो किसी गैस के विसरण की दर उसके अणुभार के वर्गमूल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यही नियम है ग्राहम का विसरण नियम, ठीक है। चलिए खैर आगे ध्यान दो, अगर आप इस बात को ऐसे ध्यान दो, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, अणुभार जो है इस प्रकार से, मतलब विसरण की दर इस प्रकार से निर्भर है, तो कांस्टेंट आ जाएगा, √m इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो r इंटू √m इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप जानते हो दो कंडीशन मेंटेन करोगे तो R1 √m1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R2 √m2। तो विसरण की दरों का अनुपात अगर दो गैसे हो जाए, R1/R2 इज इक्वल टू क्या सूत्र बन जाएगा, बोलो मेरे भाई, m2/m1 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं ग्राहम का विसरण नियम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, यस या नो। चलो ठीक है, चलिए फास्ट नोट कर लीजिए, ग्राहम का विसरण नियम हो गया आपका। सभी लोग फास्ट नोट करते रहो भाई।
चलिए, नोट हो गया सभी का। आगे देखो, सारे नियम समाप्त हो गए हैं, ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। देखो, इस नियम को समझने का प्रयास करो। जैसे क्वेश्चन कैसे बन के आता है पेपर में, क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है। चलो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कैसे आता है परीक्षा में इस नियम से। जैसे मान लो ये बर्तन है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मतलब ये रूम है, मान लो ये रूम है, इस रूम में एक गैस रिलीज करी गई, हाइड्रोजन गैस, और इसी रूम में एक गैस रिलीज करी गई है, छोड़ी गई है, मान लो दूसरी गैस नाइट्रोजन गैस। दो गैसें एक साथ एक रूम में रिलीज कर दी गई हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस रूम में कौन सी गैस सबसे जल्दी विसरित होगी, सबसे जल्दी कौन सी गैस फैल जाएगी। तो आप कैसे पहचान करोगे? विसरण की दर आर कैसे डिपेंड करती है? इस तरह से डिपेंड करती है, यस या नो, इस फार्मूले पे डिपेंड करती है। समझने का प्रयास करो फिर से। एक रूम मैंने लिया, उस रूम में दो गैसें हैं, एक हाइड्रोजन गैस और एक नाइट्रोजन गैस, दोनों गैसें एक साथ रिलीज कर दी गई हैं। बताओ कौन सी गैस सबसे तेजी से रूम में विसरित हो जाएगी, जल्दी कौन से गैस पूरे रूम में फैल जाएगी। तो आपने देखा कि विसरण की दर अणुभार के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका अणुभार कम होगा वो गैस जल्दी विसरित होगी। तो किसका अणुभार कम होगा? हाइड्रोजन का अणुभार 2, नाइट्रोजन का 28। इसका मतलब अणुभार किसका कम है? हाइड्रोजन का। तो सबसे तेजी से कौन सी विसरित हो जाएगी? हाइड्रोजन। बड़ा आसान सा प्रश्न है, कर ले जाएंगे। यस, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और कल इसके आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोग लाइव रहिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। ओके।